युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे नदी के किनारे पर कई सारे जुगनू एक साथ जगमग जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर करीब 50-60 जुगनुओं का एक झुंड था, जिनकी जगमग रोशनी की वजह से वहाँ पर कभी पीला उजाला तो कभी अंधेरा दिखता था। युग उन जुगनुओं को एकटक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो जुगनू एक एक करके उस झुंड में से अलग होने लग जाते हैं और किसी कलाकृति का आकार लेने लग जाते हैं। वो जुगनू एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और वहीं पर रुककर जगमगाने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो जुगनू एक लड़की की कलाकृति बना लेते हैं। उन जुगनुओं को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी लड़की के बदन के हर एक अंग पर एक जुगनू बैठा हुआ हो। ऐसे दृश्य की युग कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया था। जुगनुओं का लड़की की कलाकृति के रूप में चमकना युग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। युग चाहकर भी अपने कदमों को रोक नहीं पा रहा था और उसके पैर खुद ब खुद जुगनुओं की उस कलाकृति के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब युग उन जुगनुओं की कलाकृतियों के पास पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर तक वो मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहता है। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को 2 से 3 बार मलता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता था। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर ये मेरी आंखों का धोखा है। युग के सामने एक लड़की थी जिसके बदन के चारों तरफ सच में जुगनू बैठे हुए थे। उस लड़की का मुंह दूसरे साइड था, जिस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की का सुडौल बदन था। वैसे तो युग का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह काबू था, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की के बदन में, जिसे देखकर युग के अंदर की भी वासना जाग गई थी। पर जैसे ही उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आया तो उसके पैर डर के मारे कांपने लग गए। वो मन ही मन सोचने लग गया, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं? मैंने अभिमन्यु ने वो दरवाजा खोलकर इसे आजाद तो नहीं कर दिया? युग डरते हुए उस लड़की को हाथ लगाने लग जाता है और लड़खड़ाती जुबान से कहता है, यक्षिणी। जैसे ही युग उस लड़की को छूता है, लड़की के बदन पर बैठे सारे जुगनू हवा में तितर बितर उड़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने उन जुगनुओं को डिस्टर्ब कर दिया हो। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग उसकी आंखों में देखकर खो सा जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर युग मदहोश हो गया था। उस लड़की का लंबा चेहरा था, सुनहरी आंखें, कमर तक लंबे बाल जिसकी उसने लंबी सी चोटी गूंथ कर रखी हुई थी। उसने अपने गोरे बदन पर ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ था और कमर के नीचे के हिस्से में दकमान गोल लपेटा हुआ था। दकमान हाथ से बुना हुआ सूती का कपड़ा होता है। उस लड़की का बस पेट का हिस्सा नग्न था, जिससे उसकी नाभि युग को साफ साफ दिख रही थी। रात के अंधेरे में वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी भी मर्द के तन बदन में आग लग जाए। युग मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़े होकर उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारे जा रहा था। उसके बदन की एक एक अंग की बनावट को देख रहा था। अपने आप को निहारता हुआ देख वो लड़की अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, कौन हो बाबू तुम? और तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की को इस तरह देखने में? उस लड़की का बदन देखकर युग अपनी सुध-बुध खो बैठा था। उस लड़की को देखकर युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी, जिससे वो कॉलेज में प्यार करता था। वो भी कुछ इसी तरह दिखती थी, इतनी ही सुंदर और मनमोहक। वो लड़की युग की आंखों के सामने अपना हाथ आगे पीछे हिलाते हुए कहती है, ओह बाबू, क्या देख रहे हो? दूसरे लोग से आए हो क्या? कभी लड़की नहीं देखी? उस लड़की के हाथ को देखकर युग मदहोशी के आलम से बाहर आ जाता है। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो वो लड़की फिर कहती है, अरे बाबू, कुछ बोलोगे कि भी नहीं? कहीं गूंगे तो नहीं हो? अचानक से उस लड़की को देखकर फिर युग के मन में यक्षिणी का ख्याल आने लग जाता है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी? वो लड़की हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं, यामिनी। यामिनी नाम है हमारा बाबू। युग यामिनी का नाम लेते हुए कहता है, अच्छा यामिनी? हाँ बाबू, बिल्कुल सही कहा आपने। यक्षिणी का डर युग के मन से अभी भी नहीं गया था और वो यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी बारिश में? यामिनी धीरे धीरे कहती है, इतनी रात में मैं यहाँ पर शिकार करने आई थी और वो मुझे मिल गया। यामिनी की बात सुनकर युग बिचक जाता है और डरने लगता है। यामिनी युग को छूने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे डरिए मत बाबू, मैं यक्षिणी नहीं हूँ। जैसे ही यामिनी युग को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है,
युग झट से पीछे हट जाता है। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं यक्षिणी नहीं मछुआरन हूँ और मछली का शिकार करने आई थी, मर्दों का नहीं। युग अभी भी यामिनी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है, चलो मान लेता हूँ कि तुम मछुआरन हो, पर बारिश में कौन मछली पकड़ता है? बाबू, जब इंसान के पास खाने के लाले पड़े होते हैं ना, तो उसे वो काम भी करना पड़ता है जो करना नामुमकिन हो। रात में मछली पकड़ूंगी तभी तो सवेरे बेचूंगी ना, और अपने बूढ़े बाबा का पेट पालूंगी। और ये बारिश का क्या है? भूलिए मत, ये मेघालय है और मेघालय में जब देखो बारिश होती ही रहती है। अब युग को यामिनी की बातों पर भरोसा होने लग गया था। धीरे धीरे वो यक्षिणी के खौफ से बाहर निकल रहा था, पर पूरी तसल्ली करने के लिए वो एक और सवाल उस लड़की पर ताक देता है और पूछता है, अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हारे पास जाल वाल कुछ है ही नहीं, और जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी, मछली तो पकड़ नहीं रही थी। अरे बाबू, जाल तो तब दिखेगा ना जब होगा। जाल तो मैं बिछा चुकी हूँ और जल्द ही मछली उसमें फंस भी जाएगी। यामिनी की बात सुनकर युग एक गहरा घूंट अपने गले से नीचे उतारता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और रही बात मेरे खड़े होने की, तो जाल बिछाकर मैं मछली का उसमें फंसने का ही इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे मेरे दोस्त दिख गए। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? दोस्त दिख गए? पर मुझे तो कोई नहीं दिखा था सिवाय जुगनू के। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, वही तो मेरे दोस्त हैं। आपको पता है, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं उन्हें। जब मैं देर रात तक यहाँ पर रहती हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं रहता सिवाय इन जुगनू के। ये जुगनू अपनी जगमग रोशनी से मुझे रास्ता दिखाते हैं। और आपको पता है, ये जुगनू ना रात के वक्त ही। यामिनी बोलते बोलते रुक जाती है। युग गहरी सांस लेते हुए कहता है, रात के वक्त क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, ये जुगनू रात के वक्त ही संभोग करते हैं। यामिनी की ये बात सुनकर युग खांसने का नाटक करने लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की होकर कैसी बातें कर रही है। युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? यामिनी शर्माते हुए कहती है, बाबू, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हमने जुगनू के संभोग की क्या बात की, आप तो हमारे साथ ही संभोग करने की। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे अरे, मेरी बात तो पहले सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम तो कुछ भी सोच रही हो। मुझे नदी पार करनी है, क्या तुम मेरी नदी पार करने में मदद कर सकती हो? आपको मरना है क्या बाबू? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं बाबू? यामिनी अपने हाथ से नदी की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपको दिख नहीं रहा नदी में कितना तेज बहाव है और पानी भी कितना ज्यादा है? अगर डोंगी का जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो सीधे नदी के अंदर होंगे। युग हैरानी के साथ कहता है, डोंगी मतलब? डोंगी नाव की तरह ही होती है बाबू, बस उससे थोड़ी अलग होती है। उसका उपयोग भी नदी पार करने के लिए ही किया जाता है। नाव हो या डोंगी हो, जो भी हो तुम्हारे पास, मुझे सब चलेगा। बस मुझे कैसे भी करके आज ही रात नदी पार करनी है, वो तुम करवा दो। यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं बाबू, मैं नहीं जाने वाली इतनी रात में नदी में। देखो प्लीज मेरी मदद करो। युग यामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वो ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसके हालात का फायदा उठाते हुए कहता है, देखो, मुझे तो नहीं लगता कि आज रात तुम्हारे जाल में कोई मछली फंसने वाली है, और यदि कोई मछली नहीं फंसी तो सवेरे बेचोगी क्या, और फिर अपने बाबा का पेट कैसे भरोगी? इसलिए मेरी बात मानो, तुम मुझे नदी पार करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यामिनी युग की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करे। यामिनी कुछ सोच पाती उससे पहले ही युग कहता है, अरे इतना सोच क्या रही हो, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते ऐसे। यामिनी धीरे से कहती है, कितने पैसे देंगे बाबू आप? देखो, वैसे तो 50 रुपए लगते हैं, पर तुम 100 ले लेना। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? बस 100 रुपए? आजकल 100 रुपए में होता ही क्या है बाबू? 100 रुपए के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाली। देखो, ऐसा करो, तुम 200 ले लो, पर इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अभी मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। यामिनी युग को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाती है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, तो कहाँ है तुम्हारी वो डोंगी जिससे तुम मुझे नदी पार करवाने वाली हो?
यामिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो रही। जब युग उस ओर नजरें करता है तो देखता है कि वहां पर एक बहुत पुरानी लकड़ी की गोल डोंगी थी जिसमें ज्यादा जगह नहीं थी, सिर्फ 2-3 लोग ही बैठ सकते थे। यामिनी तो उसमें झट से बैठ जाती है, पर युग डरते हुए आराम से उसमें बैठता है और दोनों नदी पार करने निकल जाते हैं। इस तरफ रात के 12 बज गए थे और रजनी ने वापस से कमरे में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस चीज को वो सवेरे से ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी, जिस कारण वो काफी परेशान हो गई थी। कमरे में सुबह के मुकाबले रात में ज्यादा चीजें अस्त व्यस्त तरीके से फैली हुई थीं। रजनी कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ लेता है। रजनी को जैसे इस चीज का एहसास होता है वो झट से पीछे मुड़ते हुए कहती है, कौन है? जब रजनी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी कमर और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति सुदेश ने पकड़ी थी। सुदेश प्यार के मूड में कहता है, ये इतनी रात में तुम क्या ढूंढ रही हो रजनी? ये तो हमारे सोने का वक्त है ना, चलो सोते हैं। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तुमको सोने के सिवा कुछ और आता भी है? भूलो मत तुम्हारे घर में एक जवान लड़की है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। सुदेश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब हमारे सोने का अमोदिता की शादी से क्या लेना देना? रजनी गुस्से से कहती है, तुम ना छोड़ो मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। सुदेश प्यार से कहता है, काम करने के लिए तो तुम्हें बुला रहा हूँ, अब वो काम तुम्हारे बगैर थोड़ी कर सकता हूँ। सुदेश की बात सुनकर रजनी और गुस्से से भिन्न आ जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, तुम ना चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, कुछ होता तो है नहीं तुमसे, बस सोना है। रजनी का गुस्सा देखकर सुदेश चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता है। रजनी ने सारी अलमारी का सामान बिखरा दिया था, पर जो चीज वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी। उसने अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंक दिए थे। उसकी साड़ियों की घड़ी भी बिगड़ गई थी। सुबह से ही कोई चीज ढूंढने के कारण उसका सिर दर्द करने लग जाता है और वो अपनी जिद छोड़ देती है। रजनी बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, हटो, मुझे सोने दो। सुदेश बिस्तर पर ही सरकते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा मूड भी बन गया। तुम औरतें ना ऐसी ही होती हो, तुम्हारा मन भी करता है करने का पर नाटक करती हो ताकि मर्द तुम्हें मनाए। रजनी फिर गुस्से से उबलते हुए कहती है, मैंने कहा ना मेरा सिर दर्द कर रहा है, सोने दो मुझे, खबरदार अगर तुमने मुझे छुआ भी तो, समझे? रजनी की बुलंद आवाज सुनकर सुदेश पीछे हट जाता है। रजनी पीठ के बल लेटकर सोने लग जाती है। सुदेश रजनी के आसपास ही देख रहा था कि तभी उसकी नजर कमरे में अस्त व्यस्त फैले सामान पर पड़ती है और वो कहता है, अरे ये क्या, तुमने सामान तो सारा फैला कर रखा है, ये क्या रात भर ऐसे ही फैला रहेगा? तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी पसंद नहीं। रजनी की आंखें बंद ही थी और वो कहती है, अगर पसंद नहीं है तो खुद कर लो सफाई, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अब सफाई करके सारी गर्मी उतार दो, समझे? सुदेश रजनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता और उसके कहने पर कमरे की सफाई करने लग जाता है। कहने को तो सुदेश का रजनी पर हुक्म चलता था, पर वो सिर्फ घर वालों के सामने दिखावे के लिए, पर कमरे के अंदर का मामला कुछ और ही था। सुदेश रजनी से बहुत डर कर रहता था और उसके हुक्म का पालन करता था। कुछ ही देर में सुदेश ने कमरे की सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से जमा दी थी, बस झाड़ू लगानी बची हुई थी। सुदेश लंबी वाली झाड़ू उठाता है और लगाने लग जाता है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है और वो देखता है कि बेड के नीचे बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। सुदेश बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं ये रजनी ने ना कब से झाड़ू नहीं लगाई है, ये कुछ काम ढंग से करती ही नहीं है। इतना कहकर वो बेड के नीचे से झाड़ू निकालने लग जाता है। सुदेश ने अभी 1-2 बार झाड़ू बेड के नीचे से निकाली ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसकी झाड़ू से कोई ठोस चीज टकराई थी। सुदेश खुद से कहता है, अरे ये क्या था जो झाड़ू से टकराया था? सुदेश झाड़ू की मदद से उस ठोस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है और अपने कई प्रयासों के बाद वो ठोस चीज बाहर भी निकाल लेता है। जब वो ठोस चीज बाहर आती है तो सुदेश देखता है कि वो ठोस चीज और कुछ नहीं बल्कि एक मोटी सी बहुत पुरानी किताब थी। उस किताब में करीब 400-500 पेजेस थे। सुदेश उस किताब को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये कौन सी किताब है और बेड के नीचे क्या कर रही थी? सुदेश फूंक मारकर उस किताब पर की धूल साफ करता है और उस पर लिखा पढ़ने लग जाता है। उस किताब के पहले पेज पर 3 शब्द लिखे हुए थे। सुदेश वो 3 शब्द पढ़ते हुए कहता है, तंत्र मंत्र यंत्र। जैसे ही सुदेश ये 3 शब्द पढ़ता है, रजनी की झट से आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है।
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुदेश के हाथ में कोई ऐसी चीज लग गई थी जो नहीं लगनी चाहिए थी। सुदेश हैरानी के साथ रजनी से पूछता है, रजनी, ये कैसी किताब है और किसकी है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।